ओके, कर ले फिर स्टार्ट। ठीक है। सो जैसा आप देख पा रहे हो, ये जो है आपका दैट इज द मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर नॉर्सेट 10 को लेके हैं। क्या है इस स्ट्रेटेजी के अंदर खास, और ये जो आगामी 4 महीने का टाइम है ये आपके लिए कैसे आपको प्लान करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का राइट टाइम है, और क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं या और कोई आपको अलग से एमसीक्यू करने हैं, और करने हैं तो कौन सी गाइड से करने हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हो कि एक सुंदर सा स्लाइड जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 बातें लिखी है कि अभी तक आपके पास कितना टाइम पड़ा है। तो यू हैव 4 मंथ। ये जो 4 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा वेटेज है। अगर इन 4 महीने के अंदर आप अपनी एक स्मार्ट तरीके से, एक स्ट्रेटेजी के साथ में, एक प्लान तरीके से, एक होता है ना जैसे चीजों को प्लान करके आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि नॉर्सेट 10 आपका होगा, और नॉर्सेट 10 के अंदर एक अच्छी रैंक आपके पास होगी। ये अगर आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि आप इस चीज को अचीव करेंगे। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो टोटल स्ट्रेटेजी है, टोटल जो आपका ड्यूरेशन है वो आपके पास 4 महीने का है। 4 महीने के अंदर आपको किस टाइप से प्लान करना चाहिए, वो सारी चीजें वन बाय वन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। चलिए, इसके अंदर देखो, सबसे पहला जो है वो है फेज 1। यहां मैंने अलग अलग 3 फेज बनाई है। इस 4 महीने को ध्यान से सुनना, 4 मंथ के ड्यूरेशन को मैंने टोटल 3 फेज के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो फेज है वो कितने दिन की है, और इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। सो फेज 1 के अंदर आपको क्या करना है, फेज फर्स्ट जो है इसमें आपको 2 बातें हैं। एक तो आपका फाउंडेशन, और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर जो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर आपको कमांड करनी है। फाउंडेशन प्लस कोर सब्जेक्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमें इस फेज फर्स्ट को कितना टाइम देना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो कोर सब्जेक्ट और फेज फर्स्ट है, इसको आपको कंप्लीट कितने दिन में करना है, तो 75 डेज। अगले जो 75 डेज है, और इस 75 डेज के अंदर आपको फेज फर्स्ट को बाइंड अप करना है, एनी एंड हाउ। अच्छा, सबसे पहली बात होती है ना बच्चों कि अधिकतर लोग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, अच्छा दूसरों से अपना स्केड्यूल बना लेते हैं, लेकिन जब बारी इंप्लीमेंटेशन की आती है ना, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे खास बात है। तो सीधा सीधा इसके अंदर है कि आपको क्या करना है, ये जो फेज फर्स्ट है, ये चाहे आप कल से स्टार्ट कर लो या अगले दिन से स्टार्ट कर लो, लेकिन ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी के अंदर दिसंबर से टाइम को काउंट किया है। ऑलरेडी आपके 3 दिन दिसंबर के जा चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस प्लान को स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले ये जो कोर सब्जेक्ट है, इस कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, और आपको ये बाइंड अप कब तक करने हैं। आपको टिल 15 फेब का टाइम है, 15 फेब का टाइम है, यानी कि यहां तक का आपको टाइम है। दिसंबर कंप्लीट, जैन हो गया, और आपका आधा फेब हो गया, वहां तक आपको फेज फर्स्ट रीच करनी है बच्चों। अच्छा, इस फेज फर्स्ट में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आपको हाई यील्ड सब्जेक्ट जो है, मेन मेन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर फोकस करना है। मतलब देखो, नर्सिंग का सिलेबस सबको पता है ना, क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें इसमें सबको पता है। लेकिन आपको करना क्या है, स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये करना है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसेंटली जो पूछे जा रहे हैं, ओके, उनके बारे में आपको कवर करना है। चलो, बिल्कुल दिव्या, सबका बताएंगे, चिंता मत करो, है ना। चीजें उन्हीं की सबकी है बच्चों, ये सारी चीजें हैं उनके लिए। सो देखो, मैं अगर प्रायोरिटी वाइज दूंगा तो मैं ये बोलूंगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन ऑफ द प्रायर सब्जेक्ट, है ना। अगर ओवरऑल नर्सिंग के सिलेबस की हम बात करेंगे, तो जितना भी आपका नॉर्सेट का पैटर्न आता है, नॉर्सेट का जो पैटर्न आता है, अमन सारी बातें मैं बता दूंगा, एक बार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। उसके बाद में आपको लगे कि हमें सर उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने जो डाउट है वो रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये मानता हूं कि टोटल आपका जितना एग्जाम आता है
उसका 25 टू 30% वेटेज आपका ये रखता है। अकेला सब्जेक्ट डायरेक्टली आते हैं, कई बार इनडायरेक्टली आते हैं, आपको समझ में नहीं आते, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, तो डेफिनेटली 25 टू 30% आपका एटलीस्ट कवर होता ही होता है इसके अंदर। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आजकल है ओबीजी, और इसके अलावा नेक्स्ट आपका साइकेट्रिक। तीन तो ये हो गए। फोर्थ नंबर पे आपका मेड सर्ज हो गया, देन आपके फिफ्थ और सिक्स नंबर पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पीड्स ऑल्सो। ये बच्चों इंटरचेंज होते रहते हैं। इस टाइप से आपने देखा ना कि कई बार इस बार जैसे कम्युनिटी और पीड्स के थोड़ा वेटेज था, कई बार इनमें से पीड्स का ज्यादा हो जाता है, कम्युनिटी का कम हो जाता है। ये चीजें फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है किससे, आपको हमेशा स्टार्ट करना है प्रायोरिटी वाइज। अच्छा, प्रायोरिटी वाइज में भी आप अपना सीक्वेंस देख लो कि लाइक मेरे सामने साइकेट्रिक है, मेरे सामने फंडामेंटल है, मेरे सामने पीड्स है, मेरे सामने ओबीजी है, तो मेरा वीक क्या है। अच्छा, दो चीजें होती है, मुझे ओबीजी अच्छी आती है लेकिन मुझे साइकेट्रिक उतनी अच्छी नहीं आती है। तो एज पर मी आप लोगों को हमेशा पहले क्या करना है, साइकेट्रिक से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ओबीजी अच्छी आ रही है ना, वो आपको आज भी आ रही है और वो ओबीजी आपको आगे भी अच्छी आएगी। थोड़ा सा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, ज्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है बच्चों, थोड़ा अपने आप को टाइम दो ना, है ना, घिसी पिटी चाल पे लेके मत चलो, है ना। वो ये पढ़ रहा है, मैं भी उसको लेके पढ़ लूं, वो वहां से एमसीक्यू कर रहा है, मुझे भी यहां से करने चाहिए, ये तरीका नहीं होना बच्चों, फिर वही वापस हालात आके रह जाएंगे। थोड़ा इसके ऊपर काम करो, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये श्योरिटी है मेरी। ओके, सो फंडामेंटल, ओबीजी, साइकेट्रिक और पीड्स, सीएचएन और मेड सर्ज। मेड सर्ज के अंदर देखो, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पी, न्यूरो, जीआई, एंडोरिनल, ये वो सिस्टम है जिनके ऊपर तो कमांड होनी ही चाहिए सर, है ना। कौन कौन से मैंने बोला, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पी, न्यूरो, जीआई, एंडो और रीनल सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आते ही आते हैं क्वेश्चंस। इन ये ऐसे सिस्टम है जिनको एग्जामिनर कभी भी स्किप नहीं कर सकता, मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा आगे बढ़ो, देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ और एडिशनल जो चीजें होती है, वो सब्जेक्ट थी जो आपकी हाई यील्ड थी। अच्छा, कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट है जिनको भी आपको देखना है, जैसे मैंने कहा इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू हो गया, एक ये टॉपिक है जहां से एक दो क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। साथ में मैं एक नाम और लिख देता हूं, एनेस्थीसिया, यहां से भी आपके एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, रिसर्च मैनेजमेंट का भी अपना वेटेज है। माइक्रो, नॉन नर्सिंग के अंदर, मैथ, रीजनिंग और थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, क्योंकि अभी मैंने इस बार बहुत अच्छे से और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बेसिक कंप्यूटर नहीं पता था, कि जैसे रिफ्रेश F5 से करते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, पर कई बार नहीं होता है, जिसका कांटेक्ट नहीं है कंप्यूटर से, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो डेफिनेटली वो उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, तो वो जस्ट क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। रिमेनिंग एंड मेड सर्च जो है, ऑनको, इंटेग्यूमेंट्री, मस्कुलो, सेल, ब्लड टिश्यू और ईएनटी, ये भी कुछ यूनिट है जिनमें से कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आते हैं लेकिन नॉट श्योर, और उतना ज्यादा ये वेटेज नहीं रखते जितने मैंने ऊपर कोर सब्जेक्ट और हाई यील्ड के अंदर मेंशन किए थे। तो ओवरऑल तो सिलेबस आपका ये है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली आपने प्रायोरिटी वाइज क्या कर दिया, प्रायोरिटी वाइज आपने सारा अरेंज कर दिया, एक हिरार्की बना दी, आपने सारा सेट कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट है जिनको बहुत पहले करना है, उसके बाद में मुझे एडिशनल इनको करना है। आ गया समझ में? चलो, ये आपने एक अपने नोटबुक में एनालिस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है। अब आपने एक बार तो बना लिया, अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, किसी और से बनवाने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के आपने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे मैं वीक हूं, वहां उनको ऊपर रखो, थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको नीचे रखते रहो, दैट इज योर हिरार्की हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप डेली का रूटीन बनाएंगे, एक डेली का स्केड्यूल बनाएंगे। चलो, डेली का स्केड्यूल में क्या होगा, डेली रूटीन में क्या होगा भाई, डेली में भी तो कुछ तरीका होगा। मैंने कहा ना कि आप जैसे एक सिंपल सा थॉट ऐसे रखो बच्चों, जैसे आपने सोच लिया कि नॉर्थ सेट होने में अभी 4 महीने हैं, तो ये 4 महीने आपको बहुत लंबा ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन जब आप इन 4 मंथ्स को ब्रेक कर दोगे,
पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो मैं ये बोलूंगा कि आपको लगेगा कि एग्जाम आ गया है, टाइम है ही नहीं आपके पास, उठो बच्चों तैयारी करो, अपने आप से अंदर से डिजायर रहेगी। अधिकतर बच्चों को इसलिए लगता है कि टाइम है क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा इन द सेंस कि उनको लगता है कि 5 महीने का टाइम पड़ा अभी तो बहुत है, पढ़ लेंगे आराम से, 6 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बोला 4 मंथ का टाइम है, फिर मैंने आपका 4 मंथ के अंदर जैसे मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट आपके हैं, डेफिनेटली क्या हो गया, डेफिनेटली ऐसी कंडीशंस में आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, बहुत कुछ बाकी है। अच्छा ठीक है, अब आओ देखो, अब मैंने आगे बोला कि आपको क्या करना है, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए ताकि आप फेज फर्स्ट को अचीव कर सकोगे, ताकि आप 15 फेब, मैंने कहा 15 फेब से 20 हो जाएगा, लेकिन 20 से 21 फेब नहीं होना चाहिए इसके लिए। आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको ये कंप्लीट करने के लिए भी आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपने ये तो लिख दिया कि मुझे 15 फेब तक ये सारे सब्जेक्ट माइंड अप करने हैं, लेकिन कैसे? अब आपको डे बाय डे आपके रूटीन स्टार्ट होगा। इसमें आपको करना क्या है, किसी रूटीन को अचीव करने के लिए, डेली रूटीन को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, स्लॉट्स बनाने हैं। अच्छा, ये इस स्लॉट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मेक स्लॉट्स फॉर 2 आवर्स। आपको क्या करना है, पूरे दिन का जो टाइम है, पूरे दिन का जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करो, उसको आप स्लॉट्स में डिवाइड करो। बच्चों वो सारा इसमें करेंगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप ऑनलाइन के बच्चे हैं तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपके पास है, ऑफलाइन है, रिकॉर्डेड मिल रहा है, आप एडिशनल करिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक वीक में आप अपने आप को टारगेट कैसे दे सकते हो, ठीक है, ये सारा मैं बताऊंगा बच्चे, इसके बाद में आ जाओ। देखो आपको क्या करना है, आप ये मानो कि आपके पास 24 आवर्स का टाइम है। अच्छा, इस 24 आवर्स का तो आप स्टडी में यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, सर मेरे 7 आवर्स मेरे क्या हो गए, 7 आवर्स मेरे रेस्ट के हो गए, सोने के हो गए। अच्छा, इसके अलावा 2-3 आवर्स मेरे एडिशनल हो गए, कितना हो गया, मैंने कहा 10 आवर्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा इस 10 आवर्स के अलावा आपके पास कितना बच गया बोलो, 14 आवर्स हो गया। अच्छा, 14 आवर्स में से मैंने 1 घंटा कहीं और दे दिया, आने जाने में कहीं आप और कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो तो 1 आवर आप वहां साइड में कर दो। ओवरऑल आपके पास कितना है, मैं ये बोलूंगा कि 24 आवर्स में से आपके पास 12 to 13 आवर्स है, 12 से 13 घंटे का टाइम है आपके पास, राइट? ये टाइम है, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई होगा जो कम से कम 11-12 घंटे की पढ़ाई कर लेता होगा। कोई है क्या, एक बार बताओ मुझे, है क्या जिसका डेली मतलब स्केड्यूल यही आ रहा है, जिसका रूटीन यही आ रहा है कि मैं आज भी 10-12 घंटे पढ़ गया, कल भी मैं 10-12 घंटे, इस टाइप से आपका आ रहा है? तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो टाइम है ना, इसको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैंने कहा एक स्लॉट्स हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5। आपको ऐसे स्लॉट्स कम से कम एक दिन में 4 to 5, आप 5 to 6 भी कर सकते हो, 4 to 5 या 5 to 6 भी कर सकते हो स्लॉट्स। अच्छा, इस स्लॉट्स का मतलब क्या है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की, अच्छा पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद कम से कम आपने 2 घंटे पढ़ाई किया, बिना फोन देखे, बिना बात किए, बिना डिस्टर्ब हुए आप पढ़ने बैठ गए, शांत मन से पढ़ने बैठ गए। अब आपने फोन वगैरह सारा साइड में रख दिया, अब आप और आपके सामने आपकी बुक है, आपकी नोट्स है, बस 2 घंटे का टाइम से पहले मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मुझे क्या करना है, 2 घंटे एक बार में पढ़ाई करनी है। स्टार्ट में आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप 1 घंटा कर सकते हो, उसके बाद में आप 2 पे भी जा सकते हो। आया समझ में? चलिए, आपको क्या करना है, 2 घंटे का स्लॉट्स बनाना है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट को आपने प्रायोरिटी दी है, कम से कम उसको 2 घंटे पढ़ो। 2 घंटे के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लो और फिर वापस नया स्लॉट स्टार्ट कर दो। आया समझ में? इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मॉर्निंग में 2 स्लॉट्स बना दिए, एक आपने दिन में बना दिया, 2 नाइट में बना दिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि मुझे बस स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी। स्लॉट का मतलब यही है कि जब आप पढ़ रहे हो तब आपके पास कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और ये तरीका होना चाहिए बच्चों, बहुत सही है। नहीं तो कमी कहां आती है, देखो कमी हमारे अंदर ही है बच्चों, आप पहचान नहीं पाते हो, आप उसको रियलाइज नहीं करते हो, बस प्रोजेक्शन करते रहते हो कि नहीं उनकी गलती है, मैं उस लिए नहीं पढ़ पा रहा हूं। इट्स
ऑल एक्सक्यूजेज। मुझे नहीं लगता आपको देने चाहिए। आपके पास एक ही एक्सक्यूज है, मुझे करना है, मुझे नॉर्सेट को निकालना है। ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। सो आपको सिंपली करना क्या है, आपको वो 2 घंटे का जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ने तो बैठ गए लेकिन साइड में फोन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप नहीं छोड़ते इसको। पढ़ने बैठ गए, 10 मिनट बाद फोन देख रहे हो। अच्छा, फोन देखते देखते 20 मिनट फोन में चले गए, लेकिन पढ़ाई कितनी की? 10 मिनट। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, स्टडी का मतलब स्टडी होता है। आया समझ में? तो आप ट्राई करना, स्टार्टिंग में आप 3 to 4 स्लॉट करो, आगे बढ़ा के 4 से 5 करो, 5 से 6 करो, लेकिन उसको कम मत होने दो। क्योंकि एक ही टारगेट है, नॉर्थ से 10 को निकालना है। इसके बाद मुझे पढ़ना ही नहीं है, बस ये मेरा लास्ट है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए, तब जाके होगा बच्चों। क्योंकि जितना आपका माइंड सेट अच्छा होगा ना, उतना ही आपका रिजल्ट चमकेगा, ये श्योरिटी है। नहीं तो फालतू की बातों करने से कुछ नहीं होता है। आ जाओ, मैं सारा बता दूंगा आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका कि आपको डेली रूटीन को अचीव करने के लिए आपने जो भी टारगेट पर डे सेट किया है, उस टारगेट को सेट कैसे करोगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और डिवाइड करके आप पर डे का टारगेट अचीव करो। जैसे टारगेट अचीव हो जाए ना, खुद को शाबाशी दो, वाह बंदे वाह, तू कर सकता है, यू हैव पोटेंशियल। अपने आप को प्रेज करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। किसी और के अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है। खुद को अप्रिशिएट करो भाई, आपने काम किया है, बिल्कुल हकदार हो आप, मिलना चाहिए आपको प्रेज। तो आप अपने आप को शाबाशी दो, इस टाइप से अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और एक हैप्पीनेस होगा। अच्छा, जब हैप्पीनेस होगा ना, हैप्पी एंड होगा ना, तो अच्छे से आप सो जाओगे, और नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटीज है ना, वो उतनी शिद्दत से स्टार्ट करोगे बच्चों। चलो, ये होगा, ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब आपको डेली का और कैसे डिवाइड करना है। डेली का और डिवाइड कैसे करना है? डेली का आपका जितना टाइम है, मैंने कहा आपने 6 स्लॉट बनाए, मान लो 5 बना लिए, आपने टाइम कैसे डिवाइड किया? 5 स्लॉट बना लिए। उस 5 स्लॉट्स का जो 80% टाइम है, 80% का मतलब ये हुआ, 80% का यहां ये मतलब हुआ बच्चे, कि जितना टाइम आपने स्लॉट्स बनाया है, उसका 80% टाइम सिर्फ आप क्या करोगे? थ्योरी पढ़ोगे। सिर्फ आप क्या करोगे? थ्योरी पढ़िएगा उसमें। लेकिन डेली फिर जो 2 घंटे का एक स्लॉट्स है, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसमें आप सिर्फ क्या करो? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो, या कुछ और क्वेश्चंस देख लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये जस्ट मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू की तरफ जा रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप इसमें थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल इस टाइप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो आपने क्या किया कि सुबह से शाम क्वेश्चंस किए, 1 2 घंटे 3 घंटे आपने क्या किया? सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए। एमसीक्यू के लिए आप स्टार्टिंग की गाइड यूज कर सकते हो, पीआर, टारगेट, सॉन्डर्स, मोर देन इनफ है। मॉस्ट भी पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में मॉस्ट भी पढ़ लो, लेकिन 5 में से एक स्लॉट आप क्या करो? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। लेकिन अब देखो, अब इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट 1 सब्जेक्ट टेस्ट इन अ वीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपने आपने इस वीक टारगेट किया कि मुझे कार्डियोवैस्कुलर करना है। अच्छा, मुझे कार्डियोवैस्कुलर करना है, मुझे रीनल, 2 सिस्टम मुझे इस वीक में निपटाने हैं। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिनका थोड़ा थियरी पेंडिंग है, जो अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। तो मुझे कार्डियो प्लस रीनल करना है। अरे भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ये टारगेट है कि इस वीक के लास्ट में मुझे इस सब्जेक्ट का टेस्ट भी देना है। मुझे इस सब्जेक्ट का, आपने पूरा वीक पढ़ा, डेली तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सप्ताह में एक दिन क्या करोगे आप? सप्ताह में, वीक में एक दिन आप क्या करो? एक सब्जेक्ट का टेस्ट अटेम्प्ट करो, और सब्जेक्ट वो ही जो आपने इस वीक पढ़ी है, ताकि आपका अच्छे से एनालाइज हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसके अलावा हमेशा जो प्रैक्टिस है ना, वैसे रखनी है आपको। कि क्योंकि रिजल्ट अच्छा कब आएगा? रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वहां क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लिए, पेपर दे दिया तो दे दिया, भगवान भरोसे कोई मतलब नहीं है। कितने सही हुए कितने गलत हुए कोई एनालाइज नहीं है। अच्छा, टेस्ट सीरीज वाले ने बोल दिया इसका ये है, तो आपने यही मान के बैठ गए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों आज के टाइम में।
बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे ज्यादा ड्रॉबैक मैंने देखा है रिसेंटली स्टूडेंट्स के अंदर, जस्ट कंपैरिजन। ये वो बच्चों 19-20 सब जगह होता है। कोई भी भगवान नहीं है, इस बात को मान के चलिए। पर आप जो पढ़ रहे हो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, उस पर ट्रस्ट करो, उस पर आगे बढ़ो। आप जितना कंपैरिजन करोगे उतना उलझोगे। किसी ने 0.5 ज्यादा लिखवा रखा है, किसी ने 0.5 कम लिखवा रखा है, किसी ने 2 लाइनें ज्यादा लिखवा रखी है, किसी ने 2 लाइनें कम लिखवा रखी है। पर मेरा ये मानना है कि नर्सिंग में जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी बंदे आपके टीच करवाते हैं ना, वो सारे के सारे ऑन एन एवरेज उसी चीज को लेके चलते हैं। जिसने जैसा पढ़ा वो अपना वैसा ही आंसर करेंगे। अधिकतर तो आजकल ये जो चैट जीपीटी का टाइम आ गया, 80% बातें गलत होती है। एक्यूरेसी है नहीं, चैट जीपीटी को थोड़ी पता है, उसने नोट सेट थोड़ी दिया भाई। अरे चैट जीपीटी आपका नोट सेट देने नहीं गया, उस पे तो कंटेंट लिखा हुआ है, वैसे डाल दिया। जैसा उस पे है वैसा आपको बताएगा। उसको नहीं पता कि एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या माना था, अभी की किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था वहां आंसर में ये माना था, वो कोई अपडेट नहीं करेगा वहां पे। आया समझ? मतलब एक बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टम में हो जाती है, हर एक टीचर को वो चीज पता होती है। तो आपके पास जो कंटेंट है, आपने जो नोट्स में लिखा है, हाँ आपको लग रहा है डाउट है, जस्ट टॉक विद कंसर्न फैकल्टी या कंसर्न जो भी आपका मेंटोर है, उससे बात करो आप कि सर मुझे इसमें ये डाउट लग रहा है, क्या इसमें गलती तो नहीं है? बस इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अटेम्प्ट करना है, देन उस पेपर का एनालाइज करना है, और देन आप क्या करो, देन आप री अटेम्प्ट करो अगली बार जब करोगे। हालांकि उस टेस्ट को वापस देने की जरूरत नहीं है, वही ट्रायल एरर आगे बढ़ो। एटलीस्ट आप कम से कम क्या करो, 10 मिस्टेक्स को लर्न करो और उसको लिस्ट बनाओ कि आज आपने नया क्या सीखा। डेफिनेटली जब जितना आप ऊंचा पढ़ोगे ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर 100 एमसीक्यू कर रहे हो, अरे भैया 100 एमसीक्यू कर रहे हो, मैंने कहा 100 में से 99 के आंसर राइट है, सिर्फ एक ही गलत हो रहा है, तो आपने सिर्फ एक बात सीखी। लेकिन मैंने कहा इसमें 90 करेक्ट है, लेकिन 10 क्वेश्चंस आपके गलत हुए, तो आपने बात नई कितनी सीखी, 10 सीख ली। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अपने आप को नया सिखाने की कोशिश करोगे, न्यू लर्न कराओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ नया सीखा है, और कम से कम 10, 15, 20 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो आपने पर डे लर्न किए बच्चों। आया समझ में? चलो आ जाओ, सब्जेक्ट टेस्ट कहां से कर सकते हैं बता देंगे हम, आ जाओ। नेक्स्ट, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हुई, कोई इशू नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्या करना, फेज फर्स्ट को कंप्लीट करना है बच्चों। वीक का टारगेट बनाओ, पर डे का टारगेट बनाओ, पर डे में भी 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, और जिस दिन आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है उस दिन अपने आप को प्रेज करो। आप वीक के टारगेट में ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो, एडएसयू जो पेपर आते हैं अपने वीक के टारगेट, मतलब जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 हो गया, 7 दिन का आपने टारगेट बना दिया। अच्छा, उस पेपर पे लिख के आपने चिपका दिया कि मुझे डे 1 ये कंप्लीट करना है, डे 2 में ये करना है, डे 3 ये करना है, डे 4 ये करना है। डे 1 में इतना पढ़ूंगा कि मेरा डे 1 का टास्क पूरा हो जाए, बस एटलीस्ट इतना पढ़ूंगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं 2 बातें लिख के उस पेपर को हटा दो वहां से, नहीं, उतना लिखो कि आपको कम से कम 10-12 घंटे लगे उसको करने में। भाई मैंने डे 1 का मैंने कहा मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, इसके ये क्वेश्चंस करूंगा और ये टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। डे 1 का टारगेट कंप्लीट, पेपर को हटाओ, फेंको, अपने आप को प्रेज करो, सो जाओ, सबसे बेस्ट थिंग है। अगेन फॉलो करो डे 2, डे 3, डे 4, बस कंटिन्यूटी सबसे बड़ी की होती है ना। मेरे मोटिवेट करने से, मेरे रास्ता बताने से, कोई भी टीचर हर तरीके से अपने स्ट्रेटेजी बताता ही बताता है, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो बच्चों। एक दिन फॉलो कर लिया फिर वही ठंडे पड़ जाते हो, आपकी एनर्जी फुस हो जाती है, और ये मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया है। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको 15th ऑफ फेब तक आपका थ्योरी पार्ट जितना है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो आएगा वो आपका फेज 2 आएगा, और ये जो फेज 2 है ये पूरा 1 मंथ का होगा। मतलब कि आपका 15th फेब से लेके 15 मार्च तक पूरा आपका क्या होगा, फेज 2 होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपकी फेज 2 है दैट इज द इंटेंसिव प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस 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 करनी है। और साथ में आपको PYQ प्रीवियस ईयर के जितने भी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो उतने निकालो।
ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया कि 16 फेब से 15 मार्च तक, मतलब लगभग आपको 1 महीने का टाइम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी मैंने, टेस्ट प्रैक्टिस डिसाइड योर सिलेक्शन। आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ ली, नॉट पॉसिबल। थ्योरी के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली एमसीक्यू कहां से बनते हैं बच्चा। तो आपको करना क्या है, टेस्ट प्रैक्टिस करनी है 1 महीने तक। इस टेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट प्रैक्टिस का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हर बार टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करो। आप जस्ट क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां से आप कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है वहां से कर सकते हो। चलो आ जाओ। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, पर डे इधर टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम 200 एमसीक्यू। मैं यहां लिखूंगा 200 टू 300। हालांकि विथ रैशनल वाले हमेशा कितने होंगे, 200 मैक्सिमम कर पाओगे आप। जैसे आपने 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना दिए, 2 4 6 8, सीधा सीधा मैं बोलता हूं कि 2 घंटे के स्लॉट में बंदा 50 टू 60 क्वेश्चंस कर लेता है। 50 बोलता हूं, अगर ढंग के क्वेश्चंस है, मॉस्बी, लिपिन कोड, अगर उनके आप क्वेश्चंस कर रहे हो रैशनल वाले, तो मैक्सिमम आप 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस कर लेते हो। क्योंकि एवरेज 1 घंटे के अंदर आपका कम से कम कितने रहते हैं, 20 25 30, ये एवरेज रहता है। तो 2 घंटे का जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 50 क्वेश्चंस का आएगा। तो आप क्या करो, कम से कम आप ना, कम से कम आप 200 एमसीक्यू करो। ओके। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में एक मॉक टेस्ट डेली देना है आपका। एक टेस्ट आपको देना ही देना है। एक टेस्ट अटेम्प्ट करो, आप बैठ के टेस्ट अटेम्प्ट करो कि आपकी एग्जैक्टली गलतियां क्या क्या हो रही है, उनको थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। और इस टेस्ट का मतलब होता है एज पर एग्जाम, है ना। एग्जाम को एग्जाम मान के आपको टेस्ट देना है। क्योंकि भैया आप जब तक सीरियस नहीं होंगे ना, आपके अंदर जब तक सीरियसनेस आएगी नहीं ना, तब तक आप सीख ही नहीं सकते। ये मेरा श्योरिटी है। क्योंकि आप ना टेस्ट पेपर आपने खोला, आपने अटेम्प्ट किया, 10 20 फोन आया, फोन पे बात करने लगे, 15 क्वेश्चंस देके नहीं आ रहा, छोड़ यार क्या ही माथा पचाना। नो, एग्जाम की तरह सोच के एग्जाम देना है आपको। टेस्ट अटेम्प्ट करना है कि मुझे अगर इस 100 में से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मुझे अप्रोच क्या करनी है, मुझे अप्रोच क्या करनी है, डेफिनेटली आपका सीखना है। डेफिनेटली सीखना है मुझे, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, आपको क्या करना है, डेली एक टेस्ट देना है, और सप्ताह में कम से कम आपको क्या करना है, 2 पीवाईक्यू भी देने हैं। 2 पीवाईक्यू के सेट करने हैं। जब आप 1 महीने में कम से कम 8 से 10 पीवाईक्यू कर लेंगे तो इतना इनफ होता है। 10-12 पीवाईक्यू सेट कर लो, 1000-1200 एमसीक्यू पीवाईक्यू के कर लो, इससे ज्यादा कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं है बच्चों। 1000-1200 मतलब 10-12 सेट इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और वैसे भी एग्जाम पास में आएगा तो आपका थोड़ा ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। आप ये जो मैंने 4-5 स्लॉट्स के अकॉर्डिंग में जो बता रहा हूं, आप इसे 5 to 6 भी कर सकते हैं। क्योंकि 6 स्लॉट्स बनाओगे तो भी आपकी 12 घंटे पढ़ाई हो जाती है। तो एवरेज एग्जाम पास आती 12 घंटे बंदा पढ़ने लग जाता है, उतना कुछ इंपॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, मैंने अगर यहाँ पे 200 के हिसाब से भी बोला, 200 के हिसाब से भी बोला, तो पर मंथ आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए बच्चों, यहाँ पे 6000 कर दिए। अच्छा, एक टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपने कितने कर दिए बोलो, 3000 क्वेश्चंस आपने ये कर दिए। और एवरेज मैंने कहा 1500 आपके जो क्वेश्चंस है वो आप किससे कर लोगे, पीवाईक्यू से कर लोगे, है ना। ये सिर्फ नंबर फेंक नहीं रहा हूं, क्योंकि इतना बन जाता है, इतना इंसान करता है, हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया था। तो ये कोई उतना मैं टास्क बड़ा नहीं बता रहा हूँ, एवरेज है। आप अगर आप रेगुलर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे ना, 10 से 12 घंटे, तो ये बहुत आसानी से अचीव हो जाएंगे। आपको लगेगा ना, ये जो मैंने 1 मंथ का टास्क दिया है, ये आप ना 25 डेज के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। ये मेरी श्योरिटी है आपका। चलो, तो ये अगर आप 6000 क्वेश्चंस विद रैशनल करोगे, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, डेफिनेटली आप 6000 की जगह 12000 के आसपास इतनी लर्निंग कर लोगे, सीख लोगे आप। क्योंकि रैशनल के साथ में किसी भी क्वेश्चंस को आप करते हो ना, तो क्वेश्चंस का नंबर भले ही एक होता है, लेकिन उसके आसपास की 4 चीजें आप सीखते हो। ऑप्शन ए से भी सीखते हो, बी से भी सीखते हो, सी से भी सीखते हो, डी से भी सीखते हो। ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसको सीखने की कोशिश करो, इसको लर्न करो। जस्ट यहां से क्लास लेके इसको जाना नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना है बच्चों, सिलेक्शन देना है। सीरियस होके इन चीजों को सीरियस होके इंप्लीमेंट करना है। एक भी दिन आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। ये कुछ मेहनत करके जब मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, तो इसलिए लेके आया हूं ताकि ये जो आने वाला टाइम है ना, ये बड़ा अच्छे से आप इसको यूज कर सको। दैट्स व्हाई मैं ये लेके आया हूं।
चलो नेक्स्ट आओ। अब आपने एक महीना क्या किया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। बच्चों मैं ये मान रहा हूं, ये मेरा ये मानना है कि आपकी 90% प्रिपरेशंस आपकी 2 फेज के अंदर कंप्लीट हो गई। और इस 2 फेज में आपकी 90% तैयारी क्या होगी, बोलो, कंप्लीट होगी। अब बारी आती है फेज थर्ड की। ये जो फेज थर्ड है ना, ये आपका कब तक है, एक दिन पहले तक, एग्जाम से एक दिन पहले तक। एग्जाम से एक दिन पहले वाला छोड़ दो, उससे पहले तक। जैसे मैंने कहा कि आपका नॉर्थ सेट प्री आपका कब है, बोलो, 12, 13, 14 कब है, 12, 13, 14 कब है, अप्रैल में, शायद 12 अप्रैल को है। ओके, तो ये मान लो कि 10 अप्रैल के आसपास है ना, 10th ऑफ अप्रैल मान लेता हूं मैं 10th ऑफ अप्रैल मान लेता हूं। चलो कितना टाइम मिल गया, बोलो, इसमें मुझे कितना टाइम मिल गया, इसमें मुझे कम से कम कितना टाइम मिल गया, बोलो। पहले वाला क्या था, 25 से 15 मार्च था, तो 15 दिन मार्च के और 10 दिन ये हो गए। एवरेज इसमें भी मुझे कितने मिल गए, 20 डेज मिल गए। उस 20 दिन में आपको क्या करना है, उस 20 दिन में आपको, आपने जितने आपके नोट्स है, ऑल सब्जेक्ट नोट्स, बच्चों जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स है ना, जितना भी आपने पढ़ा है इतने टाइम में, उनको रिवाइज करना है। रिवीजन, इसमें रिवीजन, हालांकि एक रिवीजन, छोटा मोटा रिवीजन ना आप बीच बीच में करते रहना। आपको लग रहा है मैं सब्जेक्ट भूल रहा हूं, 6-7 दिन में, 10 दिन में, स्टार्टिंग में 6-7 दिन में घंटा भर रिवाइज कर लो। अच्छा, फिर 15 दिन में रिवाइज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिवीजन को टाइम देना है। बीच बीच में मैंने रिवीजन लिखा नहीं है, लेकिन रिवीजन को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने वो जैन में पढ़ा और वापस अप्रैल में जीरो हो जाएगा भाई। स्टार्टिंग में हर 10 दिन में, ये मान लो आप 7 to 10 डेज, वो थोड़ा इंडिविजुअल होता है। मुझे चीजें थोड़ी लंबी याद रहती है, तो मैं 10 दिन तक भी क्या कर सकता हूँ, याद रख सकता हूँ। तो मैं 10 डेज में मुझे रिवीजन की जरूरत है, कोई बात नहीं। जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक्चुअली मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कहां आती है, टाइम के मैनेजमेंट में। और जब टाइम का मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है ना, तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आराम से कर पाओगे, कवर कर लोगे आप। क्योंकि जब आप डेली के 10-12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 10-12 घंटे बहुत होते हैं बच्चों, बहुत। एक दो दिन नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन फिर आप पढ़ने लग जाओगे। इसमें बहुत होते हैं 12 घंटे पढ़ना। 12 घंटे पढ़ोगे ना, 4-6 महीने में तो लोग पता नहीं कौन सी नौकरी ले लेते हैं। तो नर्सिंग है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप डेली 12-13 घंटे पढ़ोगे ना, तो नर्सिंग में ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा कुछ है ही नहीं नर्सिंग में। 6-7 महीने से ज्यादा पढ़ाई है ही नहीं। आराम आराम से पढ़ोगे तो 1 साल की पढ़ाई है नर्सिंग में। 1 साल से ज्यादा अगर बैठ रहे हो तो नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए है। दैट मीन्स कई बार हो जाता है, लक फैक्टर इज ऑल्सो देयर। मैं ये नहीं मानता हूं कि जिसने साल भर पढ़ाई की सबका होगा। लक फैक्टर भी होता है, किस्मत भी साथ देती है पॉइंट में कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि अगर आप 1 साल का टाइम देते हो, 6-7 महीने का इस टाइप से भी टाइम दोगे ना, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपके जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं लास्ट में, वो रिवाइज करने हैं। जितने भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं। इसके बाद में तब आप कुछ अलग से देखना चाहो, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, कुछ करंट अपडेट्स जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग है, वो सारा देख सकते हो। वो बहुत टाइम है, 20-25 दिन, 5-7 दिन रिवीजन में लगेंगे, 4-5 दिन और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। क्योंकि ये टाइम आपका उस टाइम थोड़ा रहता है, स्ट्रेस वाला रहता है। एग्जाम पास में आते ही वापस आपका स्ट्रेस का लेवल पीक पे आ जाता है, तो थोड़ा वहां रहता है, आपका डर रहता है। तो एक तो आप क्या करो, ये पूरा मैंने तीनों फेज के बारे में बताया बच्चों कि आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं निचोड़ बता देता हूं। एक तो आपको डेली का टास्क कंप्लीट करना है। डेली का टास्क कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप कम से कम 4-5 स्लॉट्स बनाओ 2-2 घंटे के। और उस स्लॉट्स का मतलब है सिर्फ पढ़ना, न कि फोन चलाना। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। फोन और जितने भी डिस्टरबेंस फैक्टर है भैया साइड पे रखो। जैसे अधिकतर बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी में आपके पास कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है। 2 घंटे पढ़ाई करो, 5-10 मिनट बाहर घूम जाओ, पानी वानी पियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वापस आके बैठने पढ़ने बैठ जाओ। इस टाइप से कम आप 2-2 घंटे के 2 सेट करो। फिर थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आप लंच कर रहे हो वो करके वापस आपका स्केड्यूल बना लो। चलो ठीक है, मेंस वगैरह के लिए कुछ भी डर नहीं है बच्चों। आपका जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये तो हो गया क्या कि आपको प्रिपेयर कैसा करना है, स्ट्रेटेजी वाइज कैसे करना है। अब इनके अंदर आपका सारा आ जाएगा बच्चों। देखो, आपके नोट्स आ जाएंगे,
PR टारगेट सॉन्डर्स मॉसबी लिपिन कोड। मैंने जो जो बोला ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अंदर ये सारा आ जाएगा, क्योंकि जब आप डेली क्वेश्चंस करोगे, वो जो 75 डेज का फेज फर्स्ट वाला था उसमें PR टारगेट मॉसबी आप ऐसे कर लोगे, और जब सिर्फ MCQ करने हैं तो मॉसबी लिपिन कोड के 2 एडिशंस कर लेना। इनफ है बच्चों, मोर देन इनफ है, करना चाहिए, क्योंकि वो करने से आपका सोचने का जो पावर है ना वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद में आपको एक थोड़ा स्ट्रेस वाला जो है कि थोड़े बहुत कुछ फैक्टर्स अगर मुझे ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो सकता है। बाकी तो देखो ये सारी चीजें इंडिविजुअल होती है, स्ट्रेस आप जितना लोगे वो आपके ऊपर है। कैसे स्ट्रेस कम करना है तो उसके लिए कोई दवाई तो वैसे नहीं है, पर स्टिल ये है कि कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो करने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये टेस्ट सीरीज, और खासकर बहुत सारे बच्चे मैसेज और कॉल कर रहे थे, और ये जो 2 चेहरे आपके सामने हैं, जाने माने चेहरे हैं, पहचान ही रहे होंगे, जाने माने इन द सेंस की पहचान रहे होंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग मेरे साथी अरुण सर और मैं। ये बेसिकली हमने थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश की है। अब नया इन द सेंस कुछ अलग से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को देखते हुए, और जितना हम, मुझे लगता है कि टीचिंग के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, जितना टीचिंग में हार्ड वर्क करते हैं, जितनी शिद्दत से हम खुद प्रिपेयर करके जो कंटेंट आप तक लेके आते हैं, डेफिनेटली उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस में बदलने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और ये जो मैं इस ऑनलाइन पहली बात बोल देता हूँ कि ये ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ये 2 डेमो टेस्ट है, इनको अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये 9th और 10th दिसंबर को सुबह 10 बजे से आपके लाइव हो जाएंगे। अच्छा, एक क्लियर कर देता हूं, सुबह 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 बजे से ही लाइव आना है। आप 10 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये दोनों दिन है, दोनों डेमो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। बाकी जो सीरीज है आपकी, ये आपकी माइंड मास्टर टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि नर्सिंग एक्सपर्ट एप्लीकेशंस पे चलेगी, और ये टेस्ट सीरीज टोटली मैं और अरुण सर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब सारे क्वेश्चंस हम बिल्कुल रिव्यू करके और हमारे हिसाब से हम अपने आप को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, कैसे बेस्ट कंटेंट आपको दे सकते हैं, उन चीजों के लिए है। और वो बच्चे जिन्होंने पहले से कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, या पहले से कोई नर्सिंग एक्सपर्ट की अभी आपकी करंट में चल रही है, तो वो इसमें मर्ज हो जाएगी। अगर आपकी करंट में नहीं चल रही है, इससे पहले ली है, तो ये टोटली आपका अलग से है। कोई भी आपने पैकेज खरीद रखा है उस पर ये अप्लाई नहीं है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। हालांकि इसकी कॉस्ट नहीं है, 999 आजकल कोई ढंग की जगह पे बैठ के बंदा पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 999 1000 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में पैसा बड़ी बात है ही नहीं। पर मुझे ये लगता है कि सबसे भरोसेमंद अगर कोई कंटेंट मिल जाए हमें, और वो कंटेंट मिल जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नया क्या है यहाँ पे, हम कुछ अलग क्या करेंगे, हमने ये सोचा कि स्टूडेंट से कैसे जुड़ा जाए, उनको कैसे एनकरेज किया जाए, कैसे उनसे बात की जाए, कैसे उनका जो नेगेटिव थॉट्स है उसको थोड़ा बाहर निकाला जाए। इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए बेसिकली ये सारी चीज हमने प्लान की है। अब इसकी कुछ स्पेशलिटी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपका क्या होगा, डेली टेस्ट होगा 10 बजे, लेकिन वीक में एक टेस्ट नहीं होगा, मतलब कि वीकली ऑफ होगा। वीकली इसमें ऑफ होगा, जो आप अलग से शेड्यूल कर सकते हो आपका। इसमें वीकली ऑफ होगा, मतलब कि 6 टेस्ट होंगे, एक दिन नहीं होगा। अदरवाइज बाकी 6 टेस्ट आपके डेली होंगे। अच्छा, वो डेली टेस्ट लाइव कब हो जाएंगे, वो लाइव आपके 10 बजे हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो टेस्ट है, हर टेस्ट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 100 एमसीक्यू मिलेंगे प्री वाले में। वो पूरा स्केड्यूल है आपका कि कब कब प्री का है, कब कब मेंस का है, कब कब आपका सब्जेक्ट का है। वैसे ये जो 6 टेस्ट है, ये जो 6 टेस्ट है, 6 में से आप ये मान लो कि एक जो टेस्ट है, एक जो टेस्ट होगा वो होगा किसी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का होगा, 2 या 1 आपका पीवाईक्यू होगा, बाकी के 2 या 3 आपके मॉक टेस्ट होंगे। ये थोड़ा डिवाइड है, इसका पूरा स्केड्यूल है, वो आपको मिल जाएगा जो बच्चे ज्वाइन करेंगे।
अच्छा, बाकी किसके ऊपर डिपेंड है, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, आईबीक्यू, वीबीक्यू, सिनेरियो बेस्ड, वो सारा इसमें पैटर्न आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट वो 30,000, 40,000, 50,000 में नहीं मिलेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आजकल सबसे ज्यादा फेक चल रहा है, मैंने बहुत करीब से उसको देखा है और मैंने एक बार जानने की कोशिश भी की थी, क्योंकि जब मुझे ये लगा कि इतना कैसे पॉसिबल है, तो आप एक सिंपल सा सोचिए कि एक इंस्टीट्यूट के पास अगर 50,000 में रैंक दे रहा है, आपको 60,000 में रैंक दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इंडिया के अंदर एक ही बंदा है, एक ही इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज चला रहा होगा। और भी छोटे मोटे हैं जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास भी बच्चे होंगे, वो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो दो मेन एडवांटेज है कि मेरे पास रैंक वो 50, 40, 60,000 वाली नहीं है। जितनी रैंक है, जितने मेरे पास बच्चे होंगे, 50, 100 वॉटेवर होंगे, बस मुझे ये लगता है कि जितने मेरे से जुड़ेंगे या जितने हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए हम बहुत बेटर करेंगे। उसमें हमें कुछ ऐसा किंतु परंतु वाला नहीं है। बस वो बच्चे सेलेक्ट हो जाए, उन बच्चों की रैंक आ जाए, वो अपने आप अच्छे से एनालाइज कर पाए और वो भरोसेमंद रहे, क्योंकि उन लोगों ने भरोसा करके हमें टाइम दिया। बात पैसों की नहीं है, 1,000 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि आप पर डे जो 1 से 2 घंटे का टाइम दोगे ना, उसकी वैल्यू होती है भैया। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कीमती टाइम दे रहे हो, डेफिनेटली हम आपका पूरा चुकाने की कोशिश करेंगे, बहुत मन से मेहनत करेंगे। एक बार आप जरूर ट्रस्ट करना इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम इसमें बहुत कुछ नया कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो रिजल्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। वीक में 1, 2, 3 हम ऐसे डाउट सेशन रख देंगे, डिस्कशन सेशन रख देंगे, जिसमें पर्टिकुलरली रिजल्ट लेके बैठ जाऊंगा कि बच्चे तुम्हारा ये नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, ये वाला पॉइंट थोड़ा वीक हो रहा है, इसके ऊपर काम करो। तो मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा एनकरेज रहेंगे, थोड़ा आप टच में रहेंगे, थोड़ा आप कनेक्टेड रहेंगे। सो ये सारा है। बाकी आपको ज्वाइन करना है तो 11 दिसंबर से स्टार्ट है, नहीं भी करो आपकी मर्जी है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। 9th और 10th दिसंबर को डेमो है, वो एक बार जरूर देखना, एक बार आप पेपर का लेवल देखना, और मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और हम सारे क्वेश्चंस को पहले रिव्यू करके डालेंगे। रिव्यू करके डालने का यही फायदा होगा कि एटलीस्ट मैंने जो 100 क्वेश्चंस पुट किए उनके आंसर राइट है भैया, कोई नहीं पूछता है। पूछने का मतलब खरीद ली तुमने, खरीद ली, पैसे दे दिए। क्योंकि डेली टेस्ट सीरीज की प्राइस मैंने नोटिस किया, देखा है, 2,000 रुपए से नीचे किसी के पास नहीं है। कम से कम आपका 2K प्राइस है ही है आपकी, तो नीचे किसी के पास नहीं है। हालांकि कोई प्राइस मैटर नहीं करती है, मुझे नहीं लगता कोई 1,000 रुपए बड़ी बात है। डेफिनेटली इतना सर्वर कॉस्ट, टेक्नीशियंस के, टेक्निकल टीम्स के, इन सब का इतना चार्जेस हो जाता है, तो आजकल कोई मैटर नहीं करता ये चीजें। पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ये जो है ना, ये जो रैंक वाइज रिजल्ट और डिटेल्ड रेशनल के साथ साथ में सेपरेट डाउट सेशन, ये जो है ना, 1-to-1 कम्युनिकेशन, बिल्कुल बच्चों जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा, देख लेना इस चीज को, है ना। मुझे लेकिन देखो, स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो कम से कम आपको 2 घंटे मुझे देने पड़ेंगे। पौन घंटा मतलब कि 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तो आपको अटेम्प्ट करने के, बाकी उस पेपर को एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए। अगर आपने सीरीज ज्वाइन कर ली, अटेंड नहीं करोगे, मैं बहुत बेइज्जती करूंगा। बेइज्जती करने का मतलब यही है, बार बार वापस डाउट सेशन के अंदर आपको बोला जाएगा, आपके लिए बोला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा खैर आप करोगे, लेकिन स्टिल मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। आपका मन करे तो इसको ज्वाइन करना। और कुछ और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो महावीर सर के नंबर है, भवनलाल सर के नंबर है, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं है, इन पे बात नहीं हो रही है, मेरे और अरुण सर के नंबर होंगे, डायरेक्टली आप बात कर लेना। अरुण सर के होंगे और ये मेरे कॉन्टेक्ट है, आप डायरेक्टली बात कर लेना। जहां आपका मन करे, जो भी आपको पूछना है वो इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। चलो, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये इसको जरूर अटेम्प्ट करना, एक बार आप देखना। अब आओ मुद्दे पे, जो सबसे ज्यादा आपको होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका। देखो, दोनों चीजें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज हमने नर्सिंग पढ़ी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 महीने बाद लूंगा, तो सेम चीज आपको आज भी तो मिल रही है। अरे भाई, जैसे आपने पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बैठे बैठे थोड़ी देर ऐसे ही कुछ करने का मन है, फोन उठाया, टेस्ट सीरीज ले ली, फिर अगले दिन जब मन करे आपने उसका क्या किया, एनालाइज कर लिया। इनफ है बच्चों। हाउ टू रिलीव स्ट्रेस वाइल प्रिपेयरिंग। जब जब आप तैयारी करते हो और तैयारी कर रहे हो और स्ट्रेस ना हो, ये हो ही नहीं सकता।
तो कैसे रिलीफ करना है, तो मैंने कुछ चीजें इसके अंदर ऐड की है। मेरे हिसाब से अगर हम करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे आ, सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस रिलीफ करने का, कि जब जब आप पढ़ाई करेंगे तो पोमोडोरो मेथड यूज करना है। एग्जैक्टली ये जो मेथड होता है ना पोमोडोरो, इसका मतलब तो ये होता है बच्चों कि आपको एक बार के लिए 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है, मतलब काम करना है, देन आपको 5 मिनट की रेस्ट जरूरत है। अब ये जो आपका ड्यूरेशन है, ये जो आपका ड्यूरेशन है कौन सा वाला, ये जो आपका 25 मिनट्स वाला ड्यूरेशन है, मैंने इसको थोड़ा इंप्रूव किया है, थोड़ा मैंने इसको इंप्रूव किया है, ये बच्चों के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम आप जब भी पढ़ने बैठो तो क्या करना है बच्चों, 1 घंटे की स्टडी करो। जैसे मैंने कहा 2 घंटे के आपने स्लॉट्स बनाए, तो आप उसको क्या करो, 1 घंटा आप कंटिन्यूस पढ़ो, 5 मिनट का हल्का ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस 1 घंटा पढ़ो, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको बीच में। 2 घंटे के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक ले लो, लेकिन ये जो 2 घंटे के बीच का स्लॉट्स है, बेटर है वैसे तो आप 2 घंटे पढ़ के फिर ब्रेक लो। फिर भी आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कि मैं जल्दी जल्दी थक रहा हूं, मेरा उतना कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, ये इंडिविजुअलाइज होता है। दूसरा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जैसे आप बीच बीच में अपने आप को ब्रेक देंगे ना, ब्रेक इन द सेंस कि ये नहीं आप फोन चलाने लग गए, माइंड को उधर लेके नहीं जाना है, आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बैठ के कॉन्सेंट्रेट होके आपने पानी पानी पी लिया और आपने रेस्ट ले लिया 5 मिनट का। ऐसा करने से आपका एक तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे और इजीली टायर्डनेस नहीं होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको थकान हुई है। मतलब आप चीजों को जब ब्रेक कर लोगे ना तो इजी हो जाएगी बच्चों। तो एक तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा बहुत आप शाम के टाइम अपने आप के लिए समय निकाल सकते हो, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर वॉक कर लो, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका थोड़ा और जो एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। मतलब जैसे अपने आप को अपने आप में इन्वॉल्व करना बच्चों, मैं ये मानता हूं कि अपने आप में जब इन्वॉल्व करोगे ना तो चीजें थोड़ी और इजी हो जाएगी, ये रहता है। चलो, एक और बात है इसके अंदर, वो है अवॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर किसी को स्ट्रेस होता है ना, मेरा ये मानना है आपका कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी को स्ट्रेस होता है ना, कंपैरिजन बिगेस्ट स्ट्रेस क्रिएटर, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस क्रिएटर है ना, वो है आपका कंपैरिजन। ये वो पढ़ रहा है, ये उसने वहां से पढ़ाई की है, वो वहां से टेस्ट सीरीज ले रहा है, उसके वाले ये क्वेश्चंस डाल रहे हैं, उसके वाले रैशनल डाल रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन, जस्ट कंपैरिजन भैया। कंपैरिजन के बाद अपने आप को उलझाना होता है, मत उलझाओ, अपने लिए काम करो, अपने लिए काम करो, कंपेयर मत करो। आप जो कर रहे हो ना वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कर रहे हो। आज से इस चीज को अच्छे से लिख लो कि मुझे कंपेयर नहीं करना है। एक बात मैं क्लियरली बोल देता हूं कि आपको सेलेक्ट सिर्फ आप है जो करवा सकते हैं, और आपको सिलेक्शन होने से भी आप ही रोक सकते हो। ना मैं रोक सकता हूं, ना आपके घर वाले रोक सकते हैं, ना कोई और टीचर और इंस्टीट्यूट रोक सकता है। अगर आपके अंदर मन है, आपके अंदर डिटरमाइनेशन है, आपके अंदर करने की वो जिद है, करके रहोगे, नहीं रुकोगे आप। और आपके अंदर कुछ है ही नहीं, थोते हो, थोते मतलब खाली हो, चाहे मैं हथौड़े से भी कुछ ऊपर से अगर आपका करने की कोशिश करूंगा ना, नहीं करोगे आप, क्योंकि अभी आपके अंदर वो समझ नहीं आई है, अभी आपके अंदर वो चीज आई नहीं है कि मुझे करना है, अभी आप उन चीजों को लाइट ले रहे हो। जब बचीड़ खा लोगे ना 2-4 जगह से, डेफिनेटली सीख जाओगे। सो आप सबसे पहले क्या करो, इस चीज को छोड़ो, कंपेयर मत करो, आप जो कर रहे हो बस कर रहे हो, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने अकॉर्डिंग करो, बहुत आगे तक जाओगे बच्चों। बाकी तो कभी कभार बीच बीच में ये करते जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोको और एक्सहेल करो, गहरी सांस लो, थोड़ा होल्ड करो और एक्सहेल करो, एकदम शांत हो जाएगा मन आपका, है ना। 2-4 बार कर लो इसको, 2-4 बार कर लो आप अगर बैठे बैठे लग रहा है ना जैसे 2-4-5 घंटे आपने पढ़ाई कर ली है, 2-4 बार ये कर लो, एकदम शांत हो जाएगा मन आपका, है ना। जो इधर उधर भाग रहा था ना, बिल्कुल शांत हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इंस्टेंट स्ट्रेस जो रिलीफ होता है ना, वो यहां से होता है आपका। चलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, डू नॉट स्टडी ऑन बेड। नहीं, बेड इंसान को लेजी बनाता है। कई बार होता है ना मन करते करते जैसे बेड पे बैठ गए आप, अच्छा बेड पे बैठते बैठते ऐसे नीचे होते जाते हैं, होते 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 ले सो जाते हैं ऐसे। मतलब वो जो कंसंट्रेशन जो आप एक टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे,
वो नहीं आएगी यहाँ पे। तो आप जस्ट कोशिश करो कि आप टेबल चेयर पे पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो, बेड पे जाके ना पढ़ो। कुछ ऐसा काम करना है तो बेड पे बैठ के कर लो भले ही, जैसे लिखने का है, चलो थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा, थोड़ा वो काम कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग है। और लास्ट में मैंने बोला ना कि पूरे दिन में एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने का मतलब है मेक अ डन लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कारगर है भैया। लोग देखते ही नहीं है, पूरे दिन पढ़ाई कर ली, देखते ये नहीं है कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है। तो आप एक लिस्ट बनाओ और अपने आप को अप्रेज करो, यार इतना कर लिया तूने आज, 10 टॉपिक पढ़ लिए, वाह। ये होता है अपने आप को पॉजिटिव बनाने का तरीका। एक बहुत कुछ पढ़ा है तूने, अपने आप को पीछे मत समझो ना। आप हमेशा फ्रंट लाइनर है, इस बात के लिए समझो। सीइंग कंप्लीटेड टास्क होगा ना कि आपको लग रहा है कि यार मैंने ये भी पढ़ लिया, आज ये भी पढ़ लिया, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक ये भी कर सकते हो, कोई एक अच्छा साथी अगर आपकी जर्नी में है तो आप एक अच्छे इंसान से बात कर सकते हो जो आपको पॉजिटिविटी दे। जस्ट पॉजिटिविटी, न कि फालतू का आ, फालतू का और चीजें ऐड करे, वो नहीं। आपका स्ट्रेस फालतू में परेशान करे, वैसा नहीं। सिंपली ऐसे आदमी से बात करो 5-10 मिनट, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव वाइब्स है। यार ये बंदा देखो कितना पॉजिटिव है। होता है ना, किसी किसी बंदे से हम जब बात करते हैं तो लगता है ये बंदा कितना पॉजिटिव है, और एक लगता है ये कितना नेगेटिव है यार, मतलब पूरे दिन रोता ही रहता है। यार नॉर से आ गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, नहीं कर पा रहा हूँ यार, समझ में नहीं आता, ये वो मतलब होते हैं कुछ रोतरू टाइप के रहते हैं। तो वैसे नहीं, एक अच्छे बंदे से बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, वो यही होता है। मैंने कहा ना, अपने पे भरोसा करो, है ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी, अगर आपको अपने पे भरोसा है तो। बस ये है। तो स्ट्रेस किस चीज का, स्ट्रेस में कुछ भी नहीं है। आपको बस करना है, चीजें टाइम से होगी, टास्क आपके पूरे होते जाएंगे, तो किसी भी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं है। बाकी तो बोलते रहो, ये आपके ऊपर है भैया। इस टाइप से कुछ छोटे छोटे टास्क करके भी, छोटी छोटी चीजें डिवाइड करके भी अपने आप को क्या कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। और आने वाले नॉर्सेट के अंदर मुझे ये लगता है बच्चों, एक बार शिद्दत से पढ़ो, एक बार आप मन से पढ़ो, और एक रैंक लेके आनी बच्चों। चलो आज सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे, पहले तो सारे के सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे, रैंक लेके आओगे, हाँ या ना। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम जो हमारी यूट्यूब सीरीज है उसको भी स्टार्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक्चुअली हमें यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट करने के लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अच्छा, वो सारी चीज आप लोग करेंगे तो हम ये चीज कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है ना बच्चों, मेरा ये मानना है कि अगर मैं पर्सनली यूट्यूब के ऊपर 1 घंटा अगर लेक्चर ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं कम से कम 2 घंटे पढ़ता हूँ। ये आज नहीं, कोई एक क्लास के लिए नहीं, मैं हमेशा, चाहे मैं मस्कुलोस्केलेटल भी क्लास लेनी होगी ना, तो भी मैं 1 घंटे पढ़ाने के लिए पहले 2 घंटे चीजें देखूंगा। ये मेरा रहता है। तो कोई बंदा अगर इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन है, या डेडिकेशन के साथ में अगर आपकी रेगुलर सीरीज चलाएगा, क्योंकि हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता ना। अब जैसे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो नहीं है सेलेक्टेड, नहीं कर रहे हैं जॉब, ठीक है, वो फ्री है, वो कभी भी, उनका काम यही है, सुबह यूट्यूब पे ले लो, शाम को फ्री है। अब जो सेलेक्टेड बंदे हैं उनको जॉब पे भी जाना है, और आके वापस और भी काम देखना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, और इन बिटवीन अगर वो भी टाइम निकाल रहे हैं क्लासेस के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी रखते होंगे। इतना आसान नहीं है बच्चों, 6 घंटे ड्यूटी जाके फिर 2 घंटे की दूसरी क्लास, और फिर 2 घंटे पढ़ के यूट्यूब पे आ रहा बंदा, थोड़ा मुश्किल है। तो अगर डेफिनेटली आप मुझे बता देना, या सर को बता देना, जैसा भी होगा। अगर आप लोग अच्छे से सारे एग्री हैं, आपको मन से पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि पूरे दिन की बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, घंटा भर और अच्छे से तैयारी हो जाए, तो डेफिनेटली ये है कि हम वो सीरीज वापस स्टार्ट कर देंगे, रात का जो भी टाइम आप बोलेंगे, 9 PM 10 PM उसके अकॉर्डिंग। पर ये है कि आप सबकी प्रेजेंस होना जरूरी है वहां पे। चलो, आप अगर प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा। और वही होता है, एक टीचर की स्ट्रेंथ हमेशा स्टूडेंट होते हैं, ये वाइस वर्सा होते हैं। जैसे आपको लगता है कि टीचर्स हमारे लिए सब कुछ है, तो हमें लगता है स्टूडेंट्स भी हमारे लिए सब कुछ है। और डेफिनेटली हम एक फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो नर्सिंग एक्सपर्ट हमारी एक फैमिली है। और जब सब मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आपको लग रहा है कुछ
लाइक ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको बताने चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए, तो डेफिनेटली आप फ्री हैं, कभी भी किसी को बता सकते हैं। चलो आ जाओ। टुडे टू डू हार्ड वर्क अंडर योर गाइडेंस। थैंक यू। हाँ, आपको कभी कोई इश्यू आए, है ना, जरूर नहीं है आप, मैं ये कोई टेस्ट सीरीज के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जस्ट मैं आपको डेमो अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है, आप चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो नहीं करो, वो आपके ऊपर है। आपको लग रहा है कुछ और इश्यूज है, या आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ और हेल्प चाहिए, हमेशा फ्री टू टॉक, कभी भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम हो तो देखो बच्चे, प्रॉब्लम है तो सॉल्व आउट करनी, किसी की लाइफ में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, सबकी होती है। हर इंसान को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। मैनेज करो, कंप्रेस करो, डिसाइड करो कि आपको पहले किस चीज की जरूरत है। कोई सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं होता है। बैकलॉग का बता दो, इनके साथ में बच्चों बैकलॉग यही करना है ना, थोड़ा सा बताओ, ये टाइम वाइज करो। जो मैंने कहा ना, ये जो फेब तक है उसमें क्लासेस लो बच्चों। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोगों ने अप्रैल तक या अप्रैल 9 से 10 तक इतनी अच्छी से तैयारी कर दी ना, तो ये तो श्योर है कि 90% चांस है आपका नॉट से 10 निकल जाएगा। फिर भी अगर 5-10% गलती से रह भी गया, तो मैं ये बोलूंगा कि इस तैयारी के साथ जब सितंबर वाला नॉर्थ सेट आपका 11 आएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये मेरे से आज लिख के ले लेना। तुम इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाओ, तुम इस टाइप से मेहनत करो, अपने आप को असेस करो, कमियां कहां हैं बच्चों, पहचानो ना। डेफिनेटली कुछ कमियां हैं जो आपको पता है, अरे भाई मेरी क्या कमी है मुझे अच्छे से पता है। वैसे ही आपके अंदर क्या कमी है वो आपको पता है, पहचानो उसको, काम करो उस पे। एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो नहीं बढ़ पाओगे, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर। जस्ट नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स, इनको एक्सेप्ट करो बस, और कुछ नहीं है। एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। और लिख के ले लो, अगर इस टाइप से, इस स्ट्रेटेजी के साथ में अगले 4 महीने पढ़ाई कर ली ना, तो मेरे से लिख के ले जाना, अगर आपका जॉब नहीं लगे तो। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं। चलो आ जाओ। कलर ब्लाइंड में कोई दिक्कत आ गई तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल कलर ब्लाइंडनेस भी, कोई इशू नहीं आता। कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको रिजेक्शन कोई नहीं करता बच्चे। थोड़ा सा मेडिकल में प्रॉब्लम आती है, मेडिकल टीम बैठती है, 5-7 दिन आपकी लेट ज्वाइनिंग होगी, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। जो सब्जेक्ट रिवीजन हो गया उसका क्या करें, उसको समेट के रख दो। आपको लग रहा है महीना भर बाद में रिवीजन करने की जरूरत है, करो। अच्छा, जो हो गया उसके टेस्ट अटेम्प्ट करो। फिर जो सब्जेक्ट हो गया है उसके सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो, नया पढ़ो बच्चों, नया पढ़ो। ठीक है। रिसेंटली ऑफलाइन स्टार्ट किया क्लास, वो कैसे करें, वो ऐसे करें भाई, जो रिसेंटली किया है उसके लिए टाइम लगता है ना, 7-8 महीने 6-7 महीने टाइम लेके चलो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। चलो यूट्यूब पे क्लास, ये वाली देखते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन पे ये अपलोडेड है, अगर यूट्यूब पे होगी तो बता देंगे। एग्जैक्टली exactly, रिवीजन करने के बाद में भी आपको लग रहा है कि आप भूल जा रहे हैं, तो ये लगता है, ये कॉमन टेंडेंसी है जो सबके साथ होती है। ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्टली exactly, जब आपको एकदम लाइक कॉन्शियस माइंड में याद रखने की जरूरत नहीं है, और वो होगी भी नहीं। लेकिन आप उसके रिगार्डिंग जब जब क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आप उसका आंसर सही करके आओगे। थैंक यू सर फॉर दिस सेशन, इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सेशन हम बहुत लेके आएंगे, और वैसे भी अब तो ये कंटिन्यूस चलेंगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि डेफिनेटली आप 9 और 10 तारीख का डेमो टेस्ट जरूर याद रख के अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग बना रहे हैं तो ऐसे कहीं से कट कॉपी वाला काम नहीं है। डेफिनेटली बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, तब जाके हम वो क्वेश्चंस आप तक लेके आएंगे। क्योंकि आप लोगों को कंटेंट देने से पहले हम अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे किस टाइप की कंटेंट की जरूरत होती। वैसे वो आपने क्लास के नोट्स में देखे होंगे कि किस टाइप से आपका कंटेंट मिलता है एंड ऑल, वो सारी चीजें होती है। चलो, अब इसमें ये है कि हाँ ठीक है, इंसान जितनी तारीफ करे उतना करता रहे, जितनी फेंकनी आए उतना फेंको। पर मेरा ये मानना है बच्चों कि जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको कोई रोक नहीं, मतलब आप नहीं, आपको कोई करा नहीं सकता। और आप ही हैं जो सिर्फ
अपने आप को रोक सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। अपने आप को पहचानो, यू हैव पोटेंशियल, आप कर सकते हो, आपको करना है क्योंकि आपकी लाइफ सेट यहीं से होगी बच्चों। प्राइवेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इधर-उधर मत भटको, ये जो अपना क्रूशियल टाइम है, अपने लिए निकालो, ये लाइफ है, कोई किसी का नहीं होता यहाँ पे, फिर पहचानो आप और आगे बढ़ो। क्या हुआ कृष्णा? रिक्वेस्ट हो गई प्लीज़ ये वाला सेशन कहीं पर भी अपलोड हो जाए, ये तो हेल्प बिल्कुल आशीष, ठीक है। सर वन लाइनर देखो इस हाँ, क्या हुआ? रैंडम टॉपिक से रिवीजन हो जाता है। ओके, चलो ठीक है।